आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। लास्ट टाइम हमने क्लास में लूप या पास मेथड विधि का अध्ययन किया था। उसके पहले अपनी संधि और नोड विधि कंप्लीट हो गई थी। आज हम नया जो टॉपिक है वो ले रहे हैं परिचालन बिंदु प्रतिबाधा तथा अंतरित प्रतिबाधा। प्रतिबाधा पढ़ने से पूर्व आपने पहले भी इन तीन शब्दों को कहीं सुना होगा: प्रतिरोध, प्रतिघात और तीसरा है प्रतिबाधा। प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा तीनों ही धारा प्रवाह में अवरोध है। लेकिन कभी तो हम धारा प्रवाह में अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं, कभी हम प्रतिघात कहते हैं और कभी हम इसको प्रतिबाधा भी कहते हैं। है तीनों एक ही कि तीनों क्या है? धारा प्रवाह में अवरोध है, वो भी किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट के द्वारा। तो धारा प्रवाह में इस अवरोध को हम प्रतिरोध तो कब कहेंगे, प्रतिघात कब कहेंगे और प्रतिबाधा कब कहेंगे? चूंकि अवरोध किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट के द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है, तो ध्यान रहे कि उस इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट के दोनों सिरों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये हमें पता होना चाहिए, और उस इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट से कितनी करंट फ्लो हो रही है इसका भी हमें पता होना चाहिए। यदि ये दोनों चीज़ पता है तो हम फिर कह सकते हैं कि उस इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट के द्वारा उत्पन्न अवरोध प्रतिरोध है या प्रतिघात है या प्रतिबाधा है। यदि दोनों सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और करंट हमें पता है, और साथ में ये भी पता है कि यदि इनके सदिश आरेख खींचे, सदिश आरेख छोटी कक्षाओं में खींचे थे अपन ने, और सदिश आरेख के द्वारा इनका अध्ययन भी किया था। सदिश आरेख खींचने पर यदि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जो है 0 डिग्री प्राप्त होता है, तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट के दोनों सिरों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको अक्सर हम कैपिटल V से लिखते हैं, और उसमें से बहने वाली करंट कैपिटल I का रेशियो प्रतिरोध कहलाएगा। कब? जबकि दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 0 डिग्री हो। इसी प्रकार से यदि इसी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का फेज डिफरेंस 90 डिग्री प्राप्त होता है, वो प्लस 90 डिग्री है या माइनस 90 डिग्री है वो अलग है, लेकिन अगर 90 डिग्री है तो फिर उस स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट के सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो प्रतिघात कहलाता है। इस प्रतिघात को अपन ने प्रेरणिक प्रतिघात भी कहा था और एक धारतीय प्रतिघात भी कहा था। प्रेरणिक प्रतिघाता किसी कुंडली के लिए और धारतीय प्रतिघाता किसी संधारित्र के लिए। अब यदि अपने पास कोई ऐसा सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस, प्योर रेजिस्टेंस कैपिटल R भी लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट है ये भी, कोई कॉइल भी लगी हुई है कुंडली, और कोई संधारित्र भी लगा हुआ है, तो उस स्थिति में इन तीनों एलिमेंट के द्वारा धारा प्रवाह में कितना अवरोध उत्पन्न होता है उसको हम प्रतिबाधा कहते हैं। उस स्थिति में रेजिस्टेंस के सिरों के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस और उसमें से फ्लो होने वाली करंट के मध्य फेज डिफरेंस 0 डिग्री है। कॉइल
और कैपेसिटर के लिए यही फेज डिफरेंस 90 डिग्री है। तो उस स्थिति में फेज डिफरेंस अपने पास 0 डिग्री भी है और 90 डिग्री भी है। तो उस स्थिति में हम धारा प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है उसको प्रतिबाधा कहा है। अर्थात धारा प्रवाह में उत्पन्न अवरोध का जो कॉमन वर्ड है वह प्रतिबाधा होता है। अब अगर यहाँ पर फेज डिफरेंस में इस 90 डिग्री को हटा दें तो यही प्रतिबाधा प्रतिरोध हो जाती है। यहाँ पर अगर फेज डिफरेंस को 0 डिग्री को हटा करके 90 डिग्री रख लें तो फिर यही प्रतिबाधा प्रतिघात कहलाती है। कुल मिलाकर के धारा प्रवाह में उत्पन्न अवरोध का जो कॉमन वर्ड है, सामान्य शब्द है, वो है प्रतिबाधा। और यहाँ पर अपने पास प्रतिबाधा दो प्रकार की है। एक तो है परिचालन बिंदु प्रतिबाधा और दूसरी है अंतरित प्रतिबाधा। ये प्रतिबाधा किसी न किसी नेटवर्क के लिए डिफाइन की जाती है और नेटवर्क सदैव 4 टर्मिनल नेटवर्क रहता है। 4 टर्मिनल नेटवर्क का मतलब है इसमें 2 टर्मिनल तो होते हैं इनपुट टर्मिनल, निवेशी टर्मिनल, और 2 टर्मिनल होते हैं आउटपुट टर्मिनल, निर्गम टर्मिनल। इन दोनों टर्मिनलों पर एक तो हो गए इनपुट और दूसरा हो गए आउटपुट। तो इनपुट टर्मिनल पर जो फिजिकल क्वांटिटी रहेगी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में वो रहेगी इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट। इसी प्रकार से आउटपुट टर्मिनल या आउटपुट सर्किट पर जो फिजिकल क्वांटिटी है वह है आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट। अर्थात किसी भी 4 टर्मिनल नेटवर्क का जो बिहेवियर है, व्यवहार है, वो 4 राशियों पर निर्भर करता है या 4 राशियों के द्वारा स्पष्ट किया जाता है। और वो कौन कौन सी है? इनपुट वोल्टेज E1, इनपुट करंट I1, आउटपुट वोल्टेज E2 और आउटपुट करंट I2। चारों ये राशियाँ हो गई। अब हम लेते हैं कि परिचालन बिंदु प्रतिबाधा किसे कहते हैं। ध्यान रखिए कि किसी भी 4 टर्मिनल नेटवर्क के आउटपुट सर्किट में हम बाह्य प्रतिबाधा ZL को जोड़ते हैं। क्लियर? या दूसरे शब्दों में कहूँ कि हमने कोई नेटवर्क ले रखा है और उस नेटवर्क में 2 सर्किट अपने पास है। 2 सर्किट का मतलब मेरा ये है कि उसमें हमने 2 लूप लिए हैं, 2 लूप डिफाइन किए हैं। उन दोनों लूप में से प्रथम लूप में हम यह मान लेते हैं कि उसमें कोई पावर सोर्स लगा हुआ है, कोई वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, और दूसरे लूप में बाह्य प्रतिबाधा जिसको हम ZL से लिखते हैं वो जुड़ी हुई है। तब हम परिचालन बिंदु की डेफिनेशन कैसे देंगे? पावर सोर्स हमने लगा रखा है प्रथम लूप में और दूसरे लूप में हमने जोड़ रखी है प्रतिबाधा ZL या कोई दूसरी प्रतिबाधा हो सकती है। तो जब हम प्रथम लूप में जो पावर सोर्स लगा रखा है उसकी वजह से कोई न कोई करंट फ्लो होगी और वह करंट प्रथम लूप में भी फ्लो होगी और सेकंड लूप में भी फ्लो होगी। तो यहाँ पर हम सिर्फ जिस लूप में पावर सोर्स लगा रखा है वही लूप ले रहे हैं, सेकंड लूप नहीं ले रहे हैं।
मान लेते हैं कि इस पावर सोर्स की वजह से प्रथम लूप में करंट I1 फ्लो हो रही है और दूसरे लूप में करंट I2 फ्लो हो रही है। तो अपने पास वोल्टेज तो रहेगा प्रथम लूप में जो पावर सोर्स लगा रखा है उसका कितना वोल्टेज है, और उस वोल्टेज की वजह से प्रथम लूप में बहने वाली करंट I1 है, दूसरे लूप में बहने वाली करंट I2 है। तब प्रथम लूप में प्राप्त वोल्टेज E1 और प्रथम लूप में ही बहने वाली करंट I1, इन दोनों का रेशियो ले तो वो रेशियो कहलाएगा परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। सेकंड, ये ज़रूरी नहीं है कि पावर सोर्स सिर्फ एक ही लूप में लगा हो, किसी दूसरे लूप में भी पावर सोर्स लगा हो सकता है। तब उस स्थिति में क्या करेंगे कि जो दूसरे लूप में पावर सोर्स लगा है उसको हटा करके उसको उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर देते हैं। सोर्स को हटा दो और उसके इंटरनल इम्पीडेंस क्या है उसकी जगह उसको लगा दो। तो उस स्थिति में भी प्रथम लूप में वोल्टेज E1 और उसमें बहने वाली करंट I1 का रेशियो परिचालन बिंदु प्रतिबाधा कहलाता है। यही डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है कि निवेशी वोल्टता E1 व निवेशी धारा I1 का अनुपात, जबकि परिपथ के अन्य जनित्रों का अर्थ है यहाँ पर पावर सोर्स ही है, को हटाकर उन्हें उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित किया गया हो, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा या निवेशी प्रतिबाधा कहलाती है। अर्थात Zin इज इक्वल टू E1/I1। कंडीशन क्या है? जबकि अन्य जनित्रों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित किया गया हो। नेक्स्ट आता है अंतरित प्रतिबाधा। अब अंतरित प्रतिबाधा में क्या होगा कि पावर सोर्स तो किसी एक लूप में लगा है और उसकी वजह से दूसरी लूप में कितनी करंट फ्लो हो रही है उस करंट को लेंगे। वोल्टेज कौन सी लेंगे कि प्रथम लूप में कितना वोल्टेज लगा है और उस वोल्टेज की वजह से किसी दूसरे लूप में कितनी करंट फ्लो हो रही है, उन दोनों का अगर रेशियो निकाले तो वो रेशियो कहलाता है अंतरित प्रतिबाधा। परिचालन बिंदु प्रतिबाधा में लूप एक ही था कि उसी लूप में कितनी वोल्टेज है, उस वोल्टेज की वजह से सेम लूप में कितनी करंट फ्लो हो रही है। यहाँ पर वोल्टेज किसी एक लूप का है या एक लूप में कितना वोल्टेज है और उस वोल्टेज की वजह से किसी दूसरे लूप में कितनी करंट फ्लो हो रही है, वो करंट यहाँ पर ले रहे हैं और उन दोनों का जो रेशियो है वो रेशियो कहलाता है अंतरित प्रतिबाधा। डेफिनेशन, किसी एक लूप में वोल्टता स्रोत EI लगाने पर, I की वैल्यू यहाँ पर 1 से लेकर के n तक कुछ भी हो सकती है, कोई सा भी लूप हो सकता है, लगाने पर किसी दूसरे लूप में यदि धारा IJ प्रवाहित होती है। अब ध्यान रहे I और J इक्वल नहीं है। अगर I इज इक्वल टू 1 है तो J इज इक्वल टू 2 से लेकर के n तक कुछ भी हो सकता है। यदि धारा IJ प्रवाहित होती है तब EI व IJ का अनुपात अंतरित प्रतिबाधा कहलाता है। तो आज हमने पढ़ा कि 4 टर्मिनल नेटवर्क क्या है और उसकी प्रतिबाधा क्या है, प्रतिरोध क्या है, प्रतिघात क्या है, उसके बाद में परिचालन बिंदु प्रतिबाधा क्या है और अंतरित प्रतिबाधा क्या है। नेक्स्ट टॉपिक जो है अब हम अगली क्लास में लेंगे। धन्यवाद।